ठीक। अब बेटा आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब इसमें सबसे पहली चीज हम सीखेंगे कि भाई मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वैसे अपनी बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, नापना। और शुद्ध हिंदी अगर उसकी बात करें तो मापना उसको बोलते हैं, मापन। मेजरमेंट का क्या मतलब होता है, मापन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मापन। तो किसी चीज का माप लेना, उसी को बोलते हैं, उसका ये मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक, तो अब मापना या आपका मेजरमेंट है क्या, आप बताओ। इस प्रोसेस में क्या चीज होती है उसको थोड़ा सा आप समझो, क्या है ये, और बताओ इसके बारे में थोड़ा। सभी लोग इस चीज को जानते हो, ये काम करते हो, लेकिन बस उसको शब्दों में बना नहीं पाते हो कि क्या शब्द उसके बनेंगे, क्या चीज हम कहें कि ये मेजरमेंट है। बोलो, सक्षम? यस सर। हाँ बताओ, मेजरमेंट क्या है। जब आप कभी किसी चीज का मेजरमेंट करते हो तो क्या करते हो? सर इसके यूनिट का। हाँ? यूनिट का। यूनिट का? क्या हाँ, यूनिट का? किसी चीज को सर हम मेजर करते हैं, मतलब सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, हाँ, उसकी यूनिट मेजर करते हैं। अच्छा, उसकी यूनिट मेजर करते हैं। अंकुर तुम बताओ। कंपेयर से करते हैं उसकी यूनिट से, स्टैंडर्ड यूनिट से। स्टैंडर्ड यूनिट से किसको कंपेयर करते हैं? गिवन फिजिकल क्वांटिटी को। गिवन फिजिकल क्वांटिटी को। जैसे मान लो आपसे कहा जा रहा है कि भाई ये एक आपके पास रॉड है, इस रॉड की लेंथ बताओ। तो आप क्या करते हो, एक अपना मीटर स्केल लेते हो और इसके इस एंड पे लगा देते हो, और ये मीटर स्केल का आपका 0 यहां पर लग गया। अब उस मीटर स्केल में मान लो सेंटीमीटर में ऐसे जगह जगह पे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ऐसे बने होते हैं ये। और ये पूरी एक एक जो ये वाला डिस्टेंस है, ये 1 सेंटीमीटर का, ये भी आपका क्या है 1 सेंटीमीटर का, ये भी क्या है 1 सेंटीमीटर का, ये भी क्या है 1 सेंटीमीटर का। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि 1 सेंटीमीटर का एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिया, जिसका नेचर इस गिवन फिजिकल क्वांटिटी के नेचर के जैसा हो। अब कहोगे फिजिकल क्वांटिटी का नेचर, भाई फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है कि फिजिकल क्वांटिटी मास है कि फिजिकल क्वांटिटी टाइम है कि ये फिजिकल क्वांटिटी करंट है, क्या है। जैसी फिजिकल क्वांटिटी होगी वैसी उस तरह की फिजिकल क्वांटिटी का एक हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी एज्यूम करेंगे और उससे उसको हम कंपेयर करेंगे। जैसे आप देखो, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 है, भाई इसका जितना ये है उतना ही तो ये भी है ना। तो हमने क्या किया कि 1 सेंटीमीटर का छोटा सा एक स्केल न बना के हमने एक बड़ी सी स्केल बनाई, जहां पर 1 सेंटीमीटर ऐसे लिखा हुआ है, 1 के बाद फिर 2 के बाद 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ है। तो वो कंपेयर करके ही लिखा हुआ है। मान लो कि हमारे पास इस रॉड की लेंथ यहां पर आ गई और हमने बोल दिया कि ये 6 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। हमने बोला कि इस रॉड की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो 6 क्या है, 6 इंटू 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब 6 है नंबर ऑफ कंपैरिजन है, कितने टाइम्स हमने कंपेयर किया, किससे 1 सेंटीमीटर की एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हमने इस रॉड को कंपेयर किया। तो कंपैरिजन कितनी बार हुआ, 6 बार हुआ। तो हम इस रॉड की लेंथ क्या बोलेंगे, 6 सेंटीमीटर। तो किसी भी मतलब मेजरिंग क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है, तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विथ अ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर।
बात समझ में आई? मेजरमेंट क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। लिख लो जल्दी से इसका डेफिनेशन, जल्दी से लिखो। मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, process of comparison of given physical quantity with a known standard quantity, with a known standard quantity of same nature, of same nature। अब जैसे मान लो कि आप सब्जी की दुकान पे जाते हो, कहते हो भैया हमको 5 किलोग्राम आलू दे दो, तो वो क्या करता है? वो ऐसा एक स्केल बनाया रखा हुआ है अपने पास, अपनी दुकान पे ऐसा एक स्केल बनाया रखा होगा, इसमें यहाँ पर उसका एक एरो होगा और ये इस तरह से, और यहाँ पर वो एक बॉक्स रखा होता है और यहाँ पर ये अपना वॉट रखता है, ठीक है, 1 किलोग्राम का। और वो क्या करता है, यहां पर इसमें आलू भर देता है और वो 1 किलोग्राम बराबर करके इसको आपके झोले में डाल देता है। आप कहते हो 5 किलोग्राम आलू दो, तो ये ऐसे प्रक्रिया कितनी बार करता है? 5 टाइम्स। कितनी बार करता है ये प्रक्रिया? 5 टाइम्स। 5 बार ऐसा काम कर दे तो इसका मतलब है कि आपके झोले में कितने किलोग्राम आलू डाल दिया उसने? 5 किलोग्राम आलू डाल दिया। ठीक है, बात समझ में आई ये? यस। तो जब आपको मास का मेजरमेंट करना है तो आपने यहां पर एक मास की स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज की, वो चाहे 1 किलोग्राम भी हो सकता है। आप कहते हो कि 250 ग्राम टमाटर दे दो, आज के दौर में टमाटर बहुत महंगा है, तो 250 ग्राम टमाटर दे दो, तो वो क्या करता है, यहाँ पर एक 200 ग्राम का और एक 50 ग्राम का ऐसे वॉट इसके ऊपर ऐसे रख देता है और इधर वो 250 ग्राम टमाटर तौल के आपको दे देता है। तो उसके पास ये जो 50 ग्राम 200 ग्राम ये सब क्या है? एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी रखा है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू का, एक मैग्नीट्यूड का आपके पास एक आपका एक स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी है ये। और ये स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी किस चीज की है? मास की है। और इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है कि हाँ ये इतने ग्राम का है, ये इतने ग्राम का है, या ये इतने मीटर का है। और उससे हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके उसकी वैल्यू को पता करते हैं। तो मेजरमेंट तो हमारी रियल लाइफ में हर जगह पे है। हम लोग अक्सर अपने हाथ में घड़ी पहनते हैं, क्या मेजर करने के लिए? टाइम मेजर करने के लिए। ठीक है, हम जब स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो हमारे स्कूटी के कार के सामने ऐसे क्या लगा होता है? एक एरो इस तरह से बना होता है। ये क्या लगा होता है? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर लगा होता है और वो आपको बताता है कि आप अभी कितनी स्पीड से अपनी गाड़ी को चला रहे हो। ठीक है, उसी के जस्ट बगल में एक, ये तो आपकी स्पीड के लिए है, ऐसे लिखा होता है किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिखा होता है। यहां पर ऐसे आप देखते हो तो यहाँ पर बगल में एक क्या बना होता है? एफ बना होता है, वो फ्यूल का मेजरमेंट करता है। उसी के बगल में एक ऐसा होता है आपका लिखा होता है वहां पर आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट, आपके चक्के का कितना हो रहा है उसका मेजरमेंट करता है ये। तो ये कई इंस्ट्रूमेंट आपने लगा के रखे हैं जिससे आप अपनी रियल लाइफ में गाड़ी चलाते समय चीजों का मेजरमेंट करते हो। भाई फ्यूल कितना बचा है उसका भी मेजरमेंट होना चाहिए, अदरवाइज आप एक बार गाड़ी में फ्यूल भरवा लो और उसके बाद चलते रहो चलते रहो चलते रहो, रास्ते में गाड़ी पेट्रोल खत्म, अब क्या करोगे तब? तो आपको कम से कम इस इंडिकेटर से ये पता तो रहता है कि हाँ फ्यूल कितना बचा है, हमें कब फ्यूल भरवाना है, ये सारी चीजें पता है। अब आपके गाड़ी की एक स्पीड यहाँ पर है, कितनी स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो ये स्पीड भी आपको पता होना चाहिए। एक लिमिट से अधिक स्पीड से चलाओगे तो चालान कट जाएगा, तो उसके लिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई अभी हमारे गाड़ी की स्पीड कितनी है। तो ये हमारा क्या है?
स्पीडोमीटर से ये स्पीड नाप रहे हैं। तो रियल लाइफ में ढेर सारी चीज, जब सब्जी की दुकान पे जाते हैं तो वहां सब्जियां नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, वहां पे जो सब्जी वाला है उसका मेजरमेंट करके देता है। फल की दुकान पे जाते हैं तो फल वाला हमें मेजरमेंट करके देता है। परचून की दुकान पे जाते हैं, ग्रोसरी की शॉप पे, तो वहां पर हमें जो आटा, तेल, गेहूं, इस तरह से चीजें हैं उन सबों का मेजरमेंट करता है। तो इस तरह से हमारी रियल लाइफ में ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जिसका हम मेजरमेंट करते हैं। हम लोग अक्सर देखते होंगे कि इस समय जो डिजिटल क्लॉक है उसमें आपके टाइम का मेजरमेंट रहता है। घर पे डिजिटल क्लॉक या आपके हाथ में जो डिजिटल क्लॉक होता है उसमें आज के दौर में कोविड के बाद हम लोग बहुत सी चीजों का मेजरमेंट करने लगे हैं। एक ऐसा हम लोग स्मार्ट वॉच पहन लेते हैं, वो टाइम भी बताता है, आपको टेम्परेचर भी बताता है, वो आपका SpO2 का लेवल भी बताता है, इस तरह आपका हार्ट बीट का भी मेजरमेंट करके बताता है। तो इस तरह से न जाने कितने मेजरमेंट हम काम करते हैं। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी कोई बात होती है तो वो हमसे कहता है कि ये टेस्ट करा लीजिए, तो उस टेस्ट में क्या होता है, जैसे मान लो ब्लड शुगर का मेजरमेंट करना है, कहेगा ब्लड शुगर टेस्ट करा के आइए, तो वो क्या करेगा, आपके ब्लड का सैंपल लेगा और उसको अपने लैब में डाल के और वहां पर आपके ब्लड शुगर का मेजरमेंट ही तो करता है। आपको अगर बीपी का मेजरमेंट कराना है, भाई बीपी आपका मेजर करके आइए, तो बीपी का मेजरमेंट होता है। तो इस तरह से हमारी लाइफ में मतलब रोज कम से कम कुछ नहीं तो जो भी हमारी लाइफ का सुबह से लेकर शाम तक का इवेंट है उसमें कम से कम 50% चीजें ऐसी हैं जहां पे हम मेजरमेंट करते हैं। जैसे आप क्लास पढ़ रहे हो, लेक्चर आपका चल रहा है, आपका एक लेक्चर कब खत्म होगा उसका मेजरमेंट आपके क्लास, आपका रूम में, आपके क्लासरूम में क्लॉक लगा हुआ है, आप उससे उसका मेजरमेंट करते हो कि एक लेक्चर आपका, एक पीरियड जो है वो 40 मिनट का है, तो 40 मिनट का मेजरमेंट आप वहां पे करते हैं। टीचर आते हैं क्लास में, उनको मालूम है कि अगला लेक्चर जो है इतने टाइम पे है, तो वो उस क्लॉक को देखते रहते हैं, वो मेजरमेंट कर लिया कि हाँ भाई ये लेक्चर हमारा 45 मिनट का है, 45 मिनट बढ़ाने के बाद वो चले जाते हैं। तो इस तरह का रियल लाइफ में ढेर सारा हमारा क्या है, मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो इन सब में हम करते क्या हैं, कंपैरिजन करते हैं। किसका, जिसे हमें मेजर करना है। और किससे मेजर करना है, वो आपकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, एक स्टैंडर्ड नोन मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है। अब अगर मान लो आपसे कहा जाए कि भाई जाओ सब्जी की दुकान से 5 किलोग्राम आलू ले आओ, तो क्या आप 5 किलोग्राम आलू मीटर स्केल से मेजर करोगे या हाथ में लगा हुआ क्लॉक से मेजर करोगे, किससे मेजर करोगे? मास की स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। तो मास आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है, कहा जा रहा है कि 5 किलोग्राम आलू ले आओ, तो आप जाओगे तो आप उसके मास की स्टैंडर्ड क्वांटिटी से इसका मेजरमेंट करोगे। अगर आपसे कहा जा रहा है कि दो इवेंट्स के बीच का टाइम इंटरवल नापो, तो क्या टाइम इंटरवल आप सब्जी की दुकान पे जो 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम के जो वॉट रखे होते हैं उससे मेजरमेंट करोगे, या फिर आप अपने हाथ में लगे हुए वॉच से मेजरमेंट करोगे? और रियल लाइफ में हमारा कम से कम 70 से 80% जो हम काम करते हैं वॉच से अपना मेजरमेंट करते हैं, टाइम का मेजरमेंट करते हैं। अक्सर हमें यहां से, घर से निकले, ऑफिस जाना है, भाई कितने टाइम पर पहुंचना है, घर से कब निकले, घड़ी भी देखते रहते हैं, और उसके बाद हम अपनी स्पीड को भी मेंटेन करते रहते हैं, भाई हाँ थोड़ा सा तेज चल लें या थोड़ा धीमे चल लें, आराम से वहां पे पहुंच जाएंगे। तो हम लोग अपने हाथ में घड़ी क्यों बांधते हैं? क्योंकि हमारी रियल लाइफ में सुबह से लेके शाम तक 30% तो हम 70% तो टाइम का मेजरमेंट करना होता है। हम 70% ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पे हमें बार बार घड़ी देखनी होती है, टाइम देखना होता है, टाइम का मेजरमेंट करना होता है। इसीलिए हम लोग एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अपने साथ लेके चलते हैं हमेशा, एक वॉच। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। ठीक है, तो मेजरमेंट है क्या, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी का एक नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं, और उस कंपैरिजन में ये क्या कंडीशन क्या है कि जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी जिसका हमें मेजरमेंट करना है और नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी दोनों सेम नेचर के होने चाहिए, तभी मेजरमेंट हो पाएगा। अब उसके बाद मेजरमेंट तो हो गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आई, जैसे मान लो इस रॉड का आपने मेजरमेंट किया और मेजरमेंट का रिजल्ट आया 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर 6 इंटू 1 सेंटीमीटर है, तो 6 इज द नंबर ऑफ कंपैरिजन एंड 1 सेंटीमीटर इज द
यूनिट, इसी को हम क्या बोलेंगे, अपने मेजरमेंट की यूनिट है। और यूनिट कुछ और नहीं होता है, यूनिट इज द नोन स्टैंडर्ड वैल्यू विच इज यूज्ड टू मेजर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या है, एक नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसको यूज करके हम कंपेयर कर रहे हैं गिवन फिजिकल क्वांटिटी को। क्लियर हो गई बात बेटा? ये इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं सर। बोलो ऋषभ, ऋषभ, हेलो। हाँ कोई डाउट? नहीं। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट के बाद। यूनिट समझ में आ गया कि यूनिट क्या होता है, जिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हम कंपेयर करते हैं ना, वही स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी क्या बोली जाती है, यूनिट बोली जाती है। और वो पूरे वर्ल्ड में आपकी इक्वली एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है कि इंडिया का 1 सेंटीमीटर इतना छोटा होगा, अमेरिका का 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा होगा, ऐसा नहीं। पूरे वर्ल्ड में वो यूनिट फिक्स होती है। उसके लिए एक पूरा का पूरा एक सिस्टम, एक संस्था, एक पूरा इंस्टीट्यूट बनाया गया है जो इस पे निगरानी करता है कि हाँ भाई इसकी डिस्टेंस या इसका मास या ये चीज फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उस केस में रिजल्ट लिखते हैं, मेजरमेंट का रिजल्ट। तो रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। अब रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट में हम क्या देते हैं, एक तो देते हैं हम न्यूमेरिकल वैल्यू, एक हम देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में हम उसमें क्या लिखते हैं, यूनिट को। साथ में क्या लिखते हैं, यूनिट को। न्यूमेरिकल वैल्यू आपको क्या देता है, नंबर ऑफ कंपैरिजन, कितनी बार आपने कंपेयर किया, टाइम्स ऑफ कंपैरिजन, वो आपको बताता है। ये आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ कंपैरिजन बताता है ये न्यूमेरिकल वैल्यू। और यूनिट आपकी क्या है, वही वो नोन स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। जैसे मान लो हमने बोला द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B is 10 मीटर। तो 10 is the numerical value and meter is the unit। और 10 मीटर को हम लिख सकते हैं 10 into 1 मीटर। तो 10 न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो क्या है रहा, आपको 2 पॉइंट्स के बीच की जब डिस्टेंस मेजर किया तो आपने 1 मीटर की स्केल से इसका मेजरमेंट किया। और जब मेजरमेंट आपने किया तो कंपैरिजन कितनी बार आपने किया उस मेजरमेंट को करने में, 10 बार कंपैरिजन किया। किससे, 1 मीटर की लेंथ से। उसी तरह से अगर बोला जाए द मास ऑफ द बॉक्स, कोई बॉक्स है उसका मास है 5 किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम का मतलब 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड 1 किलोग्राम इज द यूनिट। ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर ऑफ कंपैरिजन, और ये आपका क्या है, यूनिट है। अगर मान लो बोला जाए कि 2 इवेंट्स के बीच का टाइम इंटरवल 15 सेकेंड है, तो 15 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, 1 सेकेंड इज द यूनिट। इसका मतलब जब भी हम किसी मेजरमेंट का रिजल्ट देंगे तो कितनी बार कंपेयर किया आपको ये बताना है, और किससे कंपेयर किया ये बताना है। भाई जब तक आपको ये ना पता हो कि आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो, तब तक कैसे मेजरमेंट करोगे। आपको ये पता होना चाहिए ना कि भाई हमें नापना किससे है इस चीज को। जैसे आप सब्जी की दुकान पे गए, कहो आलू हमको दे दो 5 किलो, तो अब आलू जो बेचने वाले को ये पता ही नहीं कि 5 किलोग्राम आलू किस चीज से नापा जाएगा, तो कैसे वो नाप के देगा आपको रिजल्ट। समझ में आ गई बात बेटा ये? यस सर। तो मेन खेल यहां पर अब किसका है, आप बताओ अपने आप कौन सी चीज को चूज कर रहे हो, इस यूनिट को। जैसी यूनिट आप लोगे मेजरमेंट का रिजल्ट वैसा मिलेगा। यूनिट आप छोटी लोगे
न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है बड़ी मिल जाए, किसी भी चीज को एक फिक्स वैल्यू है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बड़ी मिल जाए। अगर यूनिट आपने बड़ी ले ली, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी मिल जाएगी। जैसे मान लो 10 मीटर है, अगर आप इसी को मीटर के स्केल की जगह पर सेंटीमीटर के स्केल से नापोगे तो उस केस में क्या आ जाएगा? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपका 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब जो 10 मीटर की जो लेंथ थी, जो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस थी 10 मीटर, तो आपने मीटर स्केल से नापा तो 10 बार कंपैरिजन किया। अगर सेंटीमीटर की स्केल से नापोगे तो उसी चीज का 1000 बार आपको कंपैरिजन करना होगा। तो अगर हम बड़ी यूनिट से नाप रहे हैं तो बेटा हमने क्या सेव कर लिया, क्या बचा लिया? बोलो, टाइम। क्या बचा लिया बेटा? टाइम। वेरी गुड, हमने टाइम बचा लिया। क्योंकि जितनी बार आप कंपेयर करोगे उतना टाइम लगेगा ना। जैसे मान लो कि किसी को 10 किलोग्राम आलू लेना है सब्जी की दुकान पे, तो वो क्या करेगा? अगर उसके पास 1-1 किलोग्राम से 10 बार तौल के दे दे तब भी दे सकता है, या 5 किलोग्राम वाले वॉट से 2 बार तौल के दे दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने बड़ी यूनिट ले ली तो अब उसने टाइम बचा लिया। अगर मान लो कि आपको 10 किलोग्राम लेना है तो वो 1-1 किलोग्राम से भी तौल के दे सकता है, आधे किलोग्राम के वॉट से भी उसको तौल के दे सकता है, आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। लेकिन उसने क्या सेव कर लिया? टाइम सेव कर लिया अपना। तो ये हमारी क्या है, एक तरीके से के बोले जाते हैं कि हम मेजरमेंट को कितना इजी बना सकते हैं, अपनी यूनिट्स को कैसे चूज किया जाए, कैसे चूज करके। अब ये भी आपका अपना काम है कि आपको कैसे कौन सी यूनिट चूज करें जिससे कि हम उसको बड़ा ही इजीली, बड़ा स्मार्ट वे में अपना काम कर सकें। ठीक है, अब चाहे तो आप हम 1 किलोग्राम के वॉट से भी मेजरमेंट कर सकते थे और रिजल्ट सेम दे सकते थे, लेकिन हमने क्या किया? हमने देखा कि अरे यार इनको 10 किलोग्राम लेना है तो क्यों 1-1 किलोग्राम से 10 बार कंपेयर करें, 5 किलोग्राम से 2 बार कंपेयर कर लें। ठीक है, तो उसने 2 बार के कंपैरिजन में ही आपको रिजल्ट दे दिया उसने। तो ये आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हमें क्या यूज करना है। आपके सेल्फ नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम मेजरमेंट में यूनिट छोटी रखें या मेजरमेंट में हम यूनिट बड़ी रखें। अगर हमसे आपसे कहा जाए कि ये एक रॉड है छोटी सी, इस रॉड की लेंथ बताओ, तो अगर आप इसको चलोगे मीटर स्केल या किलोमीटर स्केल से नापने तो बेवकूफी होगी, क्योंकि हमें मालूम है कि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है। इसे आप सेंटीमीटर की स्केल से नापो, आपको रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा। मिलीमीटर की स्केल से नापो, रिजल्ट आपको और एक्यूरेट मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी यूनिट लेनी है, और वो यूनिट लेने के लिए आपका सबसे पहला प्रश्न होता है कि आपको ये देखना चाहिए कि आपकी गिवन फिजिकल क्वांटिटी कैसी है। ठीक है, तो गिवन फिजिकल क्वांटिटी का एक नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपैरिजन ही तो मेजरमेंट है ना। तो गिवन फिजिकल क्वांटिटी अगर छोटी है तो आप छोटी यूनिट लेके काम करो, अगर बड़ी है तो बड़ी यूनिट लेके काम करो। बात समझ में आ गई? बताइए। तो ये चीज आपको खुद समझना आना चाहिए कि हम कौन सी यूनिट का लेके कंपैरिजन करें। ठीक, तो इस तरह से बहुत से आप एग्जांपल दे सकते हो। करंट पासिंग थ्रू अ वायर इज 10 एम्पियर, करंट पासिंग थ्रू अ वायर इज 2 एम्पियर। तो ये सब चीजें, ये आपकी अपनी चीजें हैं, जैसा आप उसका काम करोगे उस तरह से चीजें मिलेंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा? ये तो ये तो रहा मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे क्या? काइंड्स ऑफ यूनिट्स। ये दूसरा टॉपिक है आपका, काइंड्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट कितने तरह की होती हैं? ठीक है, तो इसमें सबसे पहली आपकी यूनिट है 2.1, इसको हम बोलते हैं बेस और फंडामेंटल यूनिट्स। बेस और फंडामेंटल यूनिट्स,
ठीक, अब एक एक चीज को बेटा लिखते जरूर जाना, अपनी चीजों को जहां पर जो चीज शॉर्ट नोट्स जैसे बनाना है बनाते जरूर जाना। तो बेस और फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? ऐसी यूनिट जो किसी भी दूसरे यूनिट के ऊपर डिपेंड ना करें, ठीक है, उसे हम बोलते हैं बेस और फंडामेंटल यूनिट। ऐसी यूनिट जो किसी दूसरी यूनिट से डिराइव ना की जा सके, उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल और बेस यूनिट। क्लियर हुई बात? मतलब किसी दूसरे यूनिट से इस यूनिट की कोई डिपेंडेंसी ना हो। अब एक ही यूनिट है तो उसकी छोटी बड़ी वैल्यू में डिपेंडेंसी होगी, लेकिन एक तरह की यूनिट का दूसरे तरह की यूनिट से कोई रिलेशन ना हो। जैसे मास की यूनिट का लेंथ की यूनिट से कोई रिलेशन है क्या? अगर मास नापना है आपको, तो क्या किसी भी तरीके से आप लेंथ का एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेके किसी चीज का मास नाप सकते हो क्या? बोलो। नहीं कर सकते। क्या हम टाइम के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को लेके हम किसी चीज की लेंथ नाप सकते हैं क्या? नहीं नाप सकते। इसका मतलब यह है कि ऐसी यूनिट जो किसी भी दूसरी यूनिट के ऊपर डिपेंड ना करें, उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट, बहुत से लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ करंट, नहीं, इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि फिजिक्स में एक करंट और का यूज करते हैं, थर्मल करंट, जो आपके 11th में थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ोगे। तो थर्मल करंट जो है वो भी एक करंट है, उस करंट की बात हम नहीं कर रहे हैं। हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो चार्जेस की वजह से फ्लो हो रही है, जो चार्जेस के रीजन, चार्ज के फ्लो होने के रेट को बोलते हैं, वो वाली जो करंट है वो आपकी एक बेसिक, उस करंट की यूनिट को बेसिक यूनिट बोला जाता है। उसी तरह से यूनिट ऑफ थर्मो डायनेमिक टेम्परेचर, ये यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर आपकी एक बेस यूनिट है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट को हम बोलेंगे बेस यूनिट। अब बात आती है कि आप कह सकते हो कि सर टेम्परेचर क्यों नहीं बोल रहे हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्यों बोल रहे हैं? उसका रीजन है बेटा, हमारे फिजिक्स में एक और तरह का टेम्परेचर है। हम लोग अपने लाइट के कलर का भी टेम्परेचर की बात करते हैं। आप अपने मोबाइल में जाओ और जब आप फोटो क्लिक करते हो, अगर अपने मोबाइल के प्रो मोड में जाओ, तो वहां पर आपको एक आता है व्हाइट बैलेंस करने का ऑप्शन, जिससे कि आप वहां पर आप क्या करते हो, वहां उसे इमेज का ब्राइटनेस अधिक या कम करते हो, उसके कलर को थोड़ा सा टेक्सचर को चेंज करते हो। तो क्या ये आपने देखा है मोबाइल में व्हाइट बैलेंस को बैलेंस करना, देखा है? यस सर। तो ये व्हाइट बैलेंस के बगल में आप देखे होंगे कि जब आप डे लाइट में रहते हो तो वहां पर ये चीज लिखी होती है 6000 समथिंग 15-16 ऐसे के लिखा होता है। ठीक है, इस रेंज में आपका होता है। तो जो डे लाइट होता है ना, सनलाइट आपका है, उसका जो टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर, वो आपका अलग है। वो फोटोमेट्री में टेम्परेचर की बात की जा रही है, तो वो भी एक टेम्परेचर है। और सनलाइट का हमारा टेम्परेचर है 5500 केल्विन से 6500 6-7000 केल्विन तक का। तो हम उस टेम्परेचर को थर्म यूनिट हमारी नहीं है, वो टेम्परेचर हमारी बेस यूनिट नहीं है, वो टेम्परेचर की यूनिट बेस यूनिट नहीं है। हमारी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जिसमें हमें गर्मी और ठंडक का आभास होता है, वो वाला टेम्परेचर, उस टेम्परेचर की यूनिट हमारी क्या होगी? बेस यूनिट होगी। क्लियर हुई बात बेटा? ये तो इसलिए ये चीज बोली जाती है। शॉर्ट फॉर्म में लोग लिख देते हैं यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर दो तरह के हैं, और चूंकि इत्तेफाक से ये है कि हमें फोटोमेट्री अपने 11th-12th के सिलेबस में नहीं है, अगर होता तो आप उस टेम्परेचर के बारे में भी यहां पर जानते।
क्लियर हुई बात? बताइए। सर वो लाइट का टेम्परेचर। वो लाइट का टेम्परेचर होता है। अगर कोई तुमसे पूछे कि सनलाइट का टेम्परेचर बताओ, तो बहुत से लोग ये सोचेंगे कि यार अच्छा रूम का टेम्परेचर इस समय 42 डिग्री सेल्सियस है, तो सनलाइट की वजह से ही तो गर्मी है, तो सनलाइट का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस होगा। नहीं, या केल्विन में कन्वर्ट करके आपने उसको बता दिया, तो 310 315 आपने केल्विन बता दिया, 315 केल्विन होगा। नहीं, वो आपके हीट का मतलब कोल्डनेस और वार्मनेस का, हॉटनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए वो टेम्परेचर है। जो हमारे रूम का टेम्परेचर है, या जब हम सनलाइट में बाहर जाते हैं तो हमें जितनी तेज गर्मी लगती है, वो अलग है। आपके ये कलर का टेम्परेचर भी होता है, ठीक है? तो वो टेम्परेचर आपका अलग है। तो उस टेम्परेचर का यूनिट बेस यूनिट नहीं है, वो तो हम जो लुमेन होता है ना, उससे हम लोग देख लेते हैं। अभी जो इसके बाद में बात करूंगा उससे हम बात कर लेते हैं। तो आपकी एक अगली यूनिट है यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी एंड यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो आपके पास मैंने बात लिखी है, जिसको मैं अब अलग कलर से थोड़ा सा दिखा देता हूं, ये जो चीजें मैंने लिखी है, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी एंड यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 चीजें जो जिसके नीचे मैंने पीला कलर किया है, ये 7 चीजें आपकी एक्चुअल में बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी बोली जाती हैं, और इनकी यूनिट को हम लोग बेस और फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। बहुत से लोग कहेंगे बेस और फंडामेंटल यूनिट जो होता है मीटर होता है, किलोग्राम होता है, सेकंड होता है। नहीं, वो तो बेटा एसआई यूनिट होती है। आप तो सेंटीमीटर में, ग्राम में, सेकंड में भी मेजरमेंट करते हो, सीजीएस सिस्टम, फुट पॉन्ड सेकंड में भी आप मेजर करते हो एफपीएस सिस्टम में। बात समझ में आ गई बेटा? ये तो लेंथ की यूनिट चाहे कुछ भी हो, सेंटीमीटर हो, मिलीमीटर हो, किलोमीटर हो, ये सब आपके लेंथ की यूनिट को क्या बोलेंगे? बेस या फंडामेंटल यूनिट। मास की कोई भी यूनिट हो, ग्राम हो, किलोग्राम हो, क्विंटल हो, ये सब कुछ आपका क्या है? आपका एक फंडामेंटल और बेस यूनिट है। यूनिट ऑफ टाइम आप सेकंड लो, मिनट लो, घंटा लो, ईयर लो, डे लो, मंथ लो, ये सब आपके क्या है? टाइम के यूनिट्स हैं। ये हमारे क्या होंगे? फंडामेंटल और बेस यूनिट। अब बेटा एक दिन का जो टाइम है, उस एक दिन के टाइम को क्या मास की किसी फिजिकल क्वांटिटी से मेजर कर सकते हो क्या? नहीं ना। चाहे वो दिन का टाइम पूरे हो, या 1 सेकंड का टाइम इंटरवल हो, या 1 साल का टाइम इंटरवल हो, क्या आप किसी मास की स्टैंडर्ड क्वांटिटी से उसका मेजरमेंट कर पाओगे? कभी नहीं कर सकते, ठीक है? तो यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी एंड यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन सब की यूनिट को हम क्या बोलते हैं? बेस और फंडामेंटल यूनिट्स। इसके अलावा जो भी आपके पास यूनिट्स मिलेंगी, जिस भी चीज की यूनिट्स मिलेंगी, वो सब आपकी क्या होंगी? डिराइव्ड यूनिट्स होंगी, ठीक है? तो सेकंड टॉपिक में ही हम बात करेंगे 2.2 का, और ये आपका है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स ऐसी यूनिट होती हैं जो किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी या किसी दूसरे डिराइव्ड क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से मिलके बन जाती। जैसे एरिया की यूनिट, एरिया में क्या होता है बेटा? लेंथ का इनटू लेंथ का मल्टीप्लीकेशन, लेंथ और लेंथ का मल्टीप्लीकेशन है। वॉल्यूम में क्या है? लेंथ का 3 बार मल्टीप्लीकेशन है। डेंसिटी में क्या है? मास की यूनिट और वॉल्यूम की यूनिट का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। तो ये सब आपकी जो यूनिट्स हैं, वो सब डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ये जो 7 आपकी यूनिट्स मैंने लिखी हैं, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ टाइम, ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं। इसका किसी से भी किसी तरह से कोई कनेक्शन
नहीं है, कोई डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर इनकी नहीं है। डिराइव्ड यूनिट वो होती हैं जो एक दूसरे पर, मतलब हो सकती है कि एक डिराइव्ड यूनिट किसी दूसरी डिराइव्ड यूनिट के ऊपर डिपेंड कर रही हो, या वो डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही हो। मतलब दुनिया की कोई भी क्वांटिटी इन सातों को छोड़ दिया जाए, वो सारी की सारी क्वांटिटी इन सातों क्वांटिटी किसे मिला के बनाई जा सकती है। क्लियर हुई बात बेटा? ये तो आपका इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ वेलोसिटी या स्पीड, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ये सब बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी है, इन सात को छोड़ के बाकी सब, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ मोमेंटम, यूनिट ऑफ टॉर्क, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये सबकी आपकी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी आगे आप सब पढ़ोगे, इन सातों को छोड़ के वो सब के सब आपकी क्या होंगी? डिराइव्ड यूनिट्स होंगी, और वो सब के सब इन सातों से ही मिलके डिराइव्ड कर ली जा सकती हैं। आप जितनी भी यूनिट्स आप अब देखोगे इसके आगे, इन सातों को छोड़ के वो सारी की सारी इन सातों से कहीं ना कहीं मिलके डिराइव किया जा सकती है। कोई जरूरी कि सातों एक साथ हो, कोई दो एक साथ हो, कोई तीन एक साथ हो, या हो सकता है एक ही दो बार यूज कर लिया। जैसे यूनिट ऑफ एरिया में देखो, लेंथ को हमने दो बार यूज किया, यूनिट ऑफ वॉल्यूम में लेंथ को हमने तीन बार यूज कर लिया, यूनिट ऑफ डेंसिटी में मास को एक बार और लेंथ को तीन बार यूज किया, तो यूनिट ऑफ डेंसिटी बन गई। तो इस तरीके से हमारी डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं हम, तीसरा टॉपिक आपका है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के सिस्टम, मतलब सिस्टम्स ऑफ यूनिट लिखते हैं, यूनिट्स लिखना उतना अच्छा नहीं है। सिस्टम्स ऑफ यूनिट, यूनिट के क्या सिस्टम्स हैं? एक्चुअल में जिस समय सिस्टम ऑफ यूनिट की बात की जा रही थी ना, उस समय की थोड़ी सी हिस्ट्री को समझो। एक्चुअल में क्या था ना, कि जो पूरा वर्ल्ड था वो एक दूसरे के बारे में जानता नहीं था, क्योंकि जानने के लिए आने जाने का साधन नहीं था, कोई कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं था। तो इसलिए हम लोग क्या करते थे, या लोग क्या करते थे, पूरी दुनिया में एक छोटे छोटे जगह पे कन्फाइंड थे, उनकी दुनिया उतनी ही थी, उनका संसार उतना ही था। अब जैसे इंडिया के लोग, जब आज की बात हम करें, जब से हमने साइंस के बारे में बात किया, पुरानी बात ना करें, अपनी पौराणिक बातों को ना करें, अगर हम आज की बात करें, तो हमारे पास अगर साधन नहीं है तो हम अपने इर्द गिर्द 50, 60, 100 किलोमीटर के इर्द गिर्द में लोगों को जानते हैं, उनका अगल बगल क्षेत्र क्या है वो जानते हैं, नेचर के बारे में जानते हैं, लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। इसीलिए तो हम लोग के घर में जो शादियां होती हैं वो क्या होती हैं, 40, 50, 100, 150 किलोमीटर के अंदर ही होती हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग एक दूसरे को, एक कल्चर को अच्छे से जानते हैं। आज के दौर में आप अभी भी देखो कि 90% शादियां क्या होती हैं, वो 50, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के अंदर ही होती हैं। ठीक? क्यों? क्योंकि हम उसके कल्चर को जानते रहते हैं, उनके बारे में, एक दूसरे के बारे में जान पहचान है, जान सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अगर मान लो कि हम 400, 500 किलोमीटर दूर की शादियां, ऐसा आपने बहुत रेयर देखा होगा कि मम्मी और पापा का गांव का जो होगा वो कम से कम 400, 500 किलोमीटर दूर का डिफरेंस है, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम एक जगह कन्फाइंड थे, हम पूरी दुनिया के बारे में नहीं जानते थे।
तो हम, क्योंकि आने जाने का साधन नहीं था, आज धीरे धीरे आने जाने का साधन होता गया है, तो हम पूरी दुनिया के बारे में जानना सीख गए हैं, जानने लगे हैं, वहां के कल्चर को, वहां के रीति रिवाज को, वहां का रहन सहन, वहां का खाना पीना सब जानने लगे हैं, लेकिन पहले नहीं जानते थे। तो इसलिए हम लोग क्या करते थे, अपनी जो छोटी सी दुनिया होती थी उसी में हमें सब कुछ करना है, उसी में हमें मेजरमेंट भी करना है, उसी में हमें अपनी चीजों को खरीदना भी है, बेचना भी है, सब कुछ करना है। तो हम लोग क्या करते थे, अपने लोकल रीजन्स में अपने अपने एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना के रखे थे, वही स्टैंडर्ड वैल्यू डिसाइड किए थे कि हाँ, अगर हमें मास का मेजरमेंट करना है तो आप देखो बहुत से गांव में, आप पुराने जगहों पे चले जाओ जहां पे गांव में क्या थे, वॉट नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, जाते थे अपने कोई जो छोटा सा कस्बा है वहां पे, एक छोटा हल्का सा ईटा ले लिया, ब्रिक ले लिया, उसका वजन कर लिया कि भाई 2 किलोग्राम इसको कर दो, थोड़ा बहुत काटना पीटना पड़े तो उसको काट पीट के 2 किलोग्राम के बराबर कर लिए, वो ईटा ले आके रख दिए। अब मान लो कि कोई किसान है आदमी, अपने खेत में से कोई सब्जी लाया, बेचना चाहता है, तो वो क्या कर दिया भाई, वो एक तरफ ईटा रख दिया, एक तरफ सब्जियां रख दिया, बेच दिया। उसने अपना एक सिस्टम बना लिया कि हमारा ये 1-2 किलोग्राम का होगा। जब आप देखो खेत नापने के लिए लोग क्या करते थे, आज भी चले जाओ गांव में, लोगों के घर में लाठियां होती हैं, उन लाठियों से अपना खेत नाप लेते हैं। एक बार लाठी की लेंथ को और एक स्टैंडर्ड यूनिट से मेजर करके रख लिया, और इसके बाद 10 लाठी ऐसे, 10 लाठी इधर ले लिया, तो उसका एरिया आपका वो बोल दिया कि वो 1 बीघा हो गया। तो आप बताओ, खेत का एरिया, हम लोग को मालूम है कि एरिया आज के दौर में मीटर स्क्वायर में नापा जाता है, लेकिन हम लोग तो अपने गांव में आज भी खेत का एरिया बीघे में बोलते हैं, आज भी हमारे यहाँ चलता है। बीघे में है कि नहीं खेत, बोलो। यस तो ये चीज क्या है, जबकि स्टैंडर्ड यूनिट तो एरिया की मीटर स्क्वायर है, लेकिन हम तो बीघे में बात करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, वो जैसे स्टैंडर्ड यूनिट तो आपका किलोग्राम है, हम सुनार की दुकान पे आते हैं तो किलोग्राम में सोना थोड़े खरीदते हैं, हम तो ग्राम में 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम, वहां पर वो स्टैंडर्ड चलता है। बात समझ में आई ये? तो जब आप पूरे वर्ल्ड के बारे में नहीं जानते थे, हम छोटे छोटे मतलब एक लोकेलिटी में कन्फाइंड थे, तो उस समय हम लोगों ने क्या किया, अपने अपने रीजन में अपनी अपनी यूनिट को डेवलप कर लिया, और हम अपना पूरा रिसर्च, अपनी पूरी फिजिक्स, अपने पूरे नेचर का ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट या मेजरमेंट हम लोग नेचर का उन्हीं यूनिट्स के हिसाब से किया करते थे। आज देखो बहुत से गांव में ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनको घड़ी की जरूरत नहीं है, घड़ी देखना भी नहीं आता है, लेकिन वो अपने घर के अगल बगल कोई पेड़ रखा है, पेड़ की परछाई को देख के बता देते हैं कि कितना समय बच रहा है, कौन सा पहर चल रहा है, सुबह का पहर है कि दोपहर है कि शाम का पहर है, ये सब चल रहा है। रात में बहुत से ऐसे लोग हैं कि रात में बाहर सोते हैं, तारों की पोजीशंस को देख के बता देते हैं कि समय क्या चल रहा है, मौसम क्या है, ये सब बता देते हैं। तो ये क्या किया उन्होंने, अपना क्या कर लिया, एक सिस्टम सेट कर लिया। तो वही हमारा क्या है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट है। तो पुराने समय में जनरली हमारी जो साइंस थी वो किसके लिए ज्यादा, मतलब वो थी, जितना अवेयरनेस थी साइंस के लोग या साइंस की कम्युनिटी सबसे ज्यादा किसके बारे में अवेयर थे, मैकेनिक्स के बारे में अवेयर थे। और मैकेनिक्स में आपके पास केवल 3 फिजिकल क्वांटिटी होती थी, लेंथ, मास एंड टाइम। आप पूरी मैकेनिक्स पढ़ लेना, चाहे जो भी है, शुरुआत का पूरा 11th का चैप्टर पढ़ो, आप पहली बुक खत्म करो, दूसरी बुक में आप आ जाओ किस पर, फ्लूइड मैकेनिक्स, और उसके बाद आपकी सम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, वहां तक चले जाओ, आपको लेंथ, मास और टाइम के अलावा कोई तीसरी फिजिकल क्वांटिटी नजर ही नहीं आएगी। सारी चीज लेंथ, मास और टाइम के ऊपर ही डिपेंड थी। तो जिस समय हम लोग अपने सिस्टम्स की बात कर रहे थे, उस समय हम लोग मैकेनिक्स का दौर था, मैकेनिक्स की दुनिया थी उस समय की। न्यूटन सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, न्यूटन तरह तरह के रिसर्च करते थे, तरह तरह की बातें करते थे, गैलीलियो थे, तरह तरह की चीजें करते थे, टाइको ब्रहे थे, कैपलर थे, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में जानते थे, समझते थे, बताते थे लोगों को। तो ये सब चीजें जो थी वो सब उस समय केवल और केवल लेंथ, मास और टाइम पर चीजें क्या थी, एक सिचुएटेड थी, उसके अंदर ही सारी चीजें बधी हुई थी, उन्हीं तक हम सीमित थे, हमारी सीमा ही लेंथ, मास और टाइम की थी, हम उसके बाहर जानते ही नहीं थे।
जानते थे लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयर नहीं थे, बहुत ज्यादा ये इसके बारे में सोचते नहीं थे। ठीक, तो लोगों ने क्या किया, इन्हीं तीनों को बस मेजरमेंट करना था उन्हें, हर एक्सपेरिमेंट में 3 चीजें उनको आती थी, तो इन 3 चीजों के लिए लोगों ने अपने अपने सिस्टम्स बनाए। तो तीसरे में सबसे पहला सिस्टम है थर्ड 3.21 और ये था आपका सीजीएस सिस्टम। क्या है? सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम। और ये सीजीएस सिस्टम आपका कहां का है? फ्रेंच का सिस्टम है। ये कहां का सिस्टम है? फ्रेंच का है। फ्रेंच सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है, फ्रांस का सिस्टम है। तो अब बेटा आप बताओ, इसमें हम लोग क्या करते थे, लेंथ जो है वो हम सेंटीमीटर में नापते थे, हम मास को ग्राम में नापते थे, और हम टाइम को किस में नापते थे? सेकंड में। तो ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में नापा जाए, मास ग्राम में नापा जाए और टाइम आपका सेकंड में नापा जाए, उसे हम बोलते थे सीजीएस सिस्टम। और पूरे उधर के साइड में, फ्रांस के साइड में यही सिस्टम ज्यादा फेमस था, फेमिलियर था। सारे रिसर्च पेपर, सारी जो इवेंट्स होते थे, सारी चीजें जो कैलकुलेशंस होती थी, वो इन्हीं में हम लोग करते थे। और हमने अपने हिसाब से अपनी चीज बनाई थी। जैसे फोर्स की यूनिट आज के दौर में न्यूटन बोली जाती है, लेकिन हम सीजीएस सिस्टम में डाइन बोलते थे। ठीक है, हम लोग प्रेशर की यूनिट पास्कल बोलते हैं, यहाँ पे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करते हैं। तो ये अपना पूरा सिस्टम बना के रखे थे। उसी तरह से हमारा जो दूसरा सिस्टम है, ये था आपका एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम क्या है? आपका ब्रिटिश सिस्टम है। अब ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटेन के लोग जो थे पूरी दुनिया पे राज करते थे, तो आज उनकी चीजों को देखना, अभी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आज भी हम उन्हीं की चीजों की बात करते हैं, रियल लाइफ में हम लोग वही काम करते हैं। तो एफपीएस सिस्टम जो हमारा है, उसमें हम लेंथ को फुट में नापते थे, मास को हम पौंड में नापते थे, और इसका सिंबल है एलबी, और टाइम को हम सेकंड में नापते थे। वहां पर भी टाइम को हम किस में नापते थे? सेकंड में ही। अब देखो, आप बताओ, एक समय ऐसा था कि पूरी दुनिया पर लगभग इंग्लैंड का राज था, और अपने पूरे वर्ल्ड की बात करें ना, तो वर्ल्ड का लगभग 30 से 40% कंस्ट्रक्शन ब्रिटेन के समय में हुआ था। मतलब जब इंग्लैंड के लोग राज करते थे दूसरे के ऊपर, जब गुलाम थे लोग दूसरे, तो उस समय का मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन इंडिया में आज भी हमारी जो 30 से 40% बिल्डिंगें हैं, वो अंग्रेजों के द्वारा बनवाई गई बिल्डिंगें हैं। तो अंग्रेजों ने लेंथ को किसमें नापना सीखा था? फुट में। और आप बताओ कि जब इंडिया में आए, तो लोग जो मजदूर होंगे या जो मिस्त्री होंगे, वो सब इंडिया के यूज करते थे। तो उन्होंने क्या बताया कि भाई लेंथ आपको फुट में नापना है। आज भी देखो, हम लोग जो बात करते हैं, जब जमीन का कहीं शहर में खरीदना होता है तो फुट स्क्वायर में बात करते हैं। जब कभी आपको अपने मकान की हाइट की बात करनी होती है, तो कहते हो भाई 12 फीट तक पे छत को ढालना है, या 13 फीट पे छत को डालना है, 12-13 फीट की बात करते हैं। हम लोग जब रूम पे टाइल्स लगवाते हैं, तो टाइल्स भी हमारे किस में होते हैं? स्क्वायर फीट में होते हैं। तो उस समय से चलता आ रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के समय में, कंस्ट्रक्शन पूरा दौर कंस्ट्रक्शन का जब था, तो उस समय लोगों ने केवल फुट पर, लेंथ को फुट में ही नापना सीखा। और पूरे कंस्ट्रक्शन के जो भी हमारे डिजाइन करने वाले, भाई मान लो कि टाइल्स बनाना है, टाइल्स को ढालना है, तो उसके लिए जो सांचा और जो बनाया जाएगा, वो सब तो चूंकि उस समय की बात चल रही थी, उस समय फुट में कर रहे थे, तो आज भी वो सिस्टम क्या चला आ रहा है? फुट वाला ही चलता आ रहा है। क्लियर हुई बात बेटा? ये तो आज भी हम लोग क्या करते हैं, कोई कमरे का जो डायमेंशन की बात करते हैं, तो 12x15 बोलते हैं, तो 12 फीट चौड़ा और 15 फीट लंबा, ये बोलते हैं। आज भी हम मीटर में बात कम करते हैं, फीट में ही बात ज्यादा करते हैं। जब कभी किसी बिल्डिंग का, कभी किसी कंस्ट्रक्शन की बात होती है, तो मैक्सिमम चीज हम लोग किस में बात करते हैं? फीट में ही करते हैं। मास
कि चीजें थोड़ी सी क्या हो गई, चेंज हो गई, क्योंकि वहां पर चूंकि कंस्ट्रक्शन में सारी चीज लंबाई की बात होती है कंस्ट्रक्शन में, तो लंबाई को पूरी दुनिया में उसने, ब्रिटेन ने फुट पर ही कन्वर्ट कर दिया था। तो आज भी पूरी दुनिया में लगभग हम फीट की ही बात करते हैं। जब भी कंस्ट्रक्शन वाले लेंथ में, तो कंस्ट्रक्शन में हम लेंथ की बात करनी होती है तो फीट में चले जाते हैं। मास पॉन्ड में यूज तो कराते थे, लेकिन वो उतना कन्वीनियंट नहीं था, तो लोगों ने मास को अपने अपने हिसाब से चेंज कर लिया, क्योंकि मास के ऊपर उन्होंने प्रैक्टिस भी तो नहीं कराई थी, मास का मेजरमेंट तो कराया नहीं था कभी उन्होंने सब कुछ कंस्ट्रक्शन कराया तो लेंथ का मेजरमेंट कराया, तो लेंथ के मेजरमेंट में हम आदती बन गए कि फुट में बात करेंगे, लेकिन मास का मेजरमेंट वो पौंड में उतना ज्यादा करा नहीं पाए, तो इसलिए पौंड के बारे में उतना ज्यादा हम लोग बात नहीं करते। लेकिन आप देखो कि क्रिकेट का गेम जो है वो ब्रिटेन ने शुरू की और इंग्लैंड ने शुरू किया, और इंग्लैंड में मास फुट में, अगर हम इंग्लैंड के लोगों ने फुट में उसमें मास को पौंड में नापा, तो आज बताओ क्रिकेट की बॉल का जो वजन होता है वो भी तो आज के दौर में पौंड में ही होता है, वो चेंज नहीं हो पाया। बोलो, ये बात आपको मालूम है ना कि जो क्रिकेट की बॉल होती है उसका जो वजन होता है वो पौंड में होता है, वो एक फिक्स वजन, तो वो पौंड अभी तक चेंज नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि क्रिकेट जहां जहां पर लोग उसने सिखाया लोगों को, वहां वहां पर गेंद का जो वजन है वो उतने में ही लेना शुरू किए। टाइम इन्होंने भी सेकंड में यूज किया। इसके बाद हमारा जो तीसरा सिस्टम है 3.3, और ये सिस्टम आपका है MKS सिस्टम। इसे हम बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम भी, इसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। अब देखो, याद करो, मैट्रिकुलेशन आपने सुना है ना? मैट्रिकुलेशन क्या होता है? आप जो सक्षम और अंकुर, आप लोग अभी क्या कंप्लीट करके आए हो? अपना मैट्रिक कंप्लीट करके आए, मतलब अपना हाई स्कूल कंप्लीट करके आए, ठीक है? तो जब देखो, जब CGS के बाद FPS की बात हुई, धीरे धीरे जब लोग एक दूसरे के बारे में जानने लगे, जब आप फ्रेंच के रिसर्च को ब्रिटेन तक ले गए, ब्रिटेन की रिसर्च को फ्रेंच तक ले गए, और उसके बाद तो फिर अमेरिका भी, जब लोग अमेरिका के बारे में लोग जानने लगे, अमेरिका भी इसमें अपनी रिसर्च के बारे में आया और इन्वॉल्व होने लगा, और हमारे स्कूल का सिस्टम जब डेवलप हुआ, तो लोग अब ये कहे कि अपने स्कूल में बच्चों को भी हम लोग थोड़ा मेजरमेंट के बारे में बताएं। तो अब ये हुआ कि भाई मेजरमेंट स्कूल के बारे में जब बताए, स्कूल में ले जाना है, तो कोई एक कॉमन यूनिट के बारे में बात करो कि बच्चा हमारा केवल उस कॉमन यूनिट को ही पढ़ेगा और उसी में चीजों को काम करने की कोशिश करेगा। तो ये मैट्रिकुलेशन वाला सिस्टम यहाँ से शुरू हुआ। मैट्रिक मतलब मैट्रिकुलेशन, वहीं से चीजें शुरू हुई। तो जब स्कूल का सिस्टम डेवलप हुआ, किताबों में इन चीजों को लिखने की बात आई, तो लोगों ने कहा कि नहीं, चलो एक कॉमन बात करेंगे हम, ठीक है? और MKS सिस्टम क्यों किताबों में बच्चों के बीच में पॉपुलर किया गया, उसका रीजन ये है कि ये डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड है। मतलब अगर आपको सेंटीमीटर को इस वाले लेंथ के फुट में कन्वर्ट करना है, तो आपको कोई एक कांस्टेंट वैल्यू याद करनी पड़ेगी। फुट को मीटर में कन्वर्ट करना है तो एक कांस्टेंट कन्वर्जन की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप MKS सिस्टम में हो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके, वहां पर सब जो आपकी चीजें हैं वो प्रीफिक्सेस के अकॉर्डिंग डिफाइन कर दी गई। तो आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर को किलोमीटर में ले जाना है, तो आप अपने डेसिमल के प्लेस को आगे पीछे केवल चेंज कर दो, आपका सेंटीमीटर मीटर में, मीटर किलोमीटर में, ये सब चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाया करेगा। तो इसलिए लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, स्कूलों में, किताबों में, बच्चों के बीच में हम MKS सिस्टम को प्रचलित करें, उसको पॉपुलर करें। तो यहां पर इसमें क्या किया गया, इसमें लेंथ को किसमें नापा गया, मीटर में। मास को इसमें किसमें नापा गया, किलोग्राम में। और यहां पर टाइम को किसमें नापा गया, सेकंड में। क्लियर? तो ये आपका जो सिस्टम है वो डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड है। MKS सिस्टम किस पर बेस्ड है? ये डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड है। अब अगर डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड है तो कन्वर्जन करना बड़ा आसान हो गया। इसका कन्वर्जन हम लोग बड़ा इजीली कर पाते थे, ठीक?
अब बेटा जब इतनी चीजें हो गई और बार बार हम लेंथ मास टाइम की ही बात कर रहे थे, तो उस समय लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास तो इलेक्ट्रिक करंट भी एक बेसिक यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी फिजिकल क्वांटिटी है, लुमिनस इंटेंसिटी भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो 1971 में एक पूरी मीटिंग हुई, 1971 में CGPM की एक मीटिंग हुई, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर इस मीटिंग का नाम है। और इस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि MKS सिस्टम को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि MKS सिस्टम में 3 यूनिट्स हैं, 3 आपके बेसिक क्वांटिटी हैं, उनके बाद बची हुई 4 बेसिक क्वांटिटी को यूज किया गया। और ये 1971 में, आप सोचो कितना लेटेस्ट है अभी ये। और उस समय कहा गया कि नहीं, हमारे पास जो और फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, हम आई लिख रहे हैं, या इलेक्ट्रिक करंट ई करंट लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इसको कहा गया कि ये भी हमारी एक बेसिक क्वांटिटी है, और इसे हम इसको किस में बोलेंगे, एम्पियर में, और इसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल ए। फिर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर आया, कहा गया इसको हम किस में लेंगे, केल्विन में, और इसका सिंबल क्या दिया गया, कैपिटल के। और इसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी एक आया, और इसको किस में दिया गया, कैंडेला, कैंडेला का सी स्मॉल है बेटा, और इसका स्मॉल सी स्मॉल डी सिंबल दिया गया। और लास्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसको हम लोगों ने बोला कि भाई ये मोल में होगा, और इसका जो सिंबल बोला गया स्मॉल MOL बोला गया। और ये आपका जो पूरा का पूरा लिखने वाली चीज थी वो MOLE है। MOLE, और उसका सिंबल क्या दिया गया, मोल दिया गया। क्लियर हो गई बात बेटा ये। तो ये सिस्टम जो आपका 1971 में डेवलप हुआ, उसका नाम है SI सिस्टम। और SI सिस्टम, इसको अगर आप देखो तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ये है, सिस्टम है इंटरनेशनल द यूनिट्स, ऐसे उसका नाम था। और सिस्टम है इंटरनेशनल द यूनिट्स में से इसका S का पहला और I का ये वाला इंटरनेशनल का पहला ये लिया गया और इसे SI बनाया गया। जबकि लोग इसको कहते हैं SI सिस्टम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं, ये यहां से लिया गया। और ये आपके पेरिस में सेवरेस नाम की एक जगह है, वहां पर पूरा वेट एंड मेजर का एक ऑफिस बनाया गया और कहा गया कि पूरी दुनिया का वेट एंड मेजर का जो भी चीज है वो सब कुछ यहीं से कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है। और यहीं पर उन्होंने लेंथ की जो यूनिट है मीटर, और मीटर कहा गया कि 1 मीटर कितना बड़ा होगा, मास 1 किलोग्राम कितना होगा, 1 सेकेंड टाइम कितना होगा, 1 एम्पियर करंट क्या होगी, 1 केल्विन टेम्परेचर क्या होगा, 1 कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी क्या होगी, और 1 मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, उसको वहां पर फिक्स किया गया, डिसाइड किया गया। और कहा गया कि यही यूनिट हमारी एजुकेशनल, कॉमर्शियल, जो भी जितनी चीजें हैं सब में यही यूनिट चलेगी। और क्यों, क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम को सपोर्ट करती है और कन्वीनियंट है आपके बिजनेस के लिए, आपके व्यापार के लिए, सारी चीजें कन्वीनियंट है। बच्चों के एजुकेशन में ये बात अगर सिखाई जाए तो उसके लिए कन्वीनियंट है। तो ये करके उन्होंने SI सिस्टम के बारे में बात की 1971 में। क्लियर हुई बात बेटा ये? बोलो। और उन्होंने जो ये बात कही ना कि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये उन्होंने कहा कि ये 7 हमारी बेसिक क्वांटिटी हैं और उनकी ये 7 SI यूनिट्स हैं। ठीक है, ये 7 क्या हैं, SI यूनिट्स हैं। ये बेस यूनिट नहीं है,
हाँ, बेसिक क्वांटिटी की यूनिट्स हैं और वो एसआई यूनिट के नाम से बोला गया। अब चाहे मीटर लो चाहे सेंटीमीटर लो, ये दोनों के दोनों बेस यूनिट्स हैं, लेकिन मीटर बेस यूनिट के साथ साथ एसआई यूनिट भी है। क्लियर? इसे देखो, मैंने यहां पे लिखा था ना पीछे, यूनिट ऑफ लेंथ, चाहे मीटर लो चाहे सेंटीमीटर लो या मिलीमीटर लो, सब आपकी बेस यूनिट्स हैं। लेकिन इसी में से जो मीटर है उसको अब नाम क्या दे दिया गया? एसआई सिस्टम की यूनिट। जैसे आपका फुट है, अगर लेंथ को फुट में ले रहे हैं तो आपका एफपीएस सिस्टम का है। आप लेंथ को सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो सीजीएस सिस्टम में जा रहे हो। लेकिन आपका चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे फुट हो, चाहे मीटर हो, चाहे आपका किलोमीटर हो, ये सब के सब बेस यूनिट्स हैं। और इसके साथ साथ इसमें से लेंथ के लिए अगर मीटर यूज किया जाए, मास के लिए किलोग्राम यूज किया जाए, टाइम के लिए सेकंड यूज किया जाए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर यूज किया जाए, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज किया जाए, तो इसे कहा जाएगा कि ये हमारी क्या है? ये सातों एसआई यूनिट्स हैं। ये क्या है? एसआई यूनिट्स। क्लियर हुई बात बेटा? ये बोलिए। यस। ठीक है। अब देखो, इसके बाद आपका एक चीज और है, एनसीईआरटी अभी तक अपने टेक्स्ट बुक में उसको चेंज नहीं की है। इस बेस क्वांटिटी के साथ साथ, बेस यूनिट के साथ साथ एनसीईआरटी ने दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात की है। कौन कौन सी? एक तो आपकी जो पहले सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो है, एक तो आपका है प्लेन एंगल और दूसरा है आपका सॉलिड एंगल। उन्होंने प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को कहा है कि ये हमारी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इनकी यूनिट्स जो होगी वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कही जाएगी। उन्होंने इस बात को कहा, जबकि इसकी हिस्ट्री क्या है? 1995 में वही पेरिस के सेवरेस में मीटिंग जो सीजीपीएम थी उसका नाम कन्वर्ट होके हो गया है बीआईपीएम। क्या हो गया है? बीआईपीएम, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। ठीक है, तो इस मीटिंग में 1995 की इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल अब ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, न कि सप्लीमेंट्री हैं, और इनकी यूनिट्स डिराइव्ड यूनिट्स में आएंगी, न कि सप्लीमेंट्री में आएंगी। लेकिन एनसीईआरटी ने अभी तक इसको अपने टेक्स्ट बुक से हटाया नहीं है, सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो जब तक एनसीईआरटी इसे सप्लीमेंट्री बोलती रहेगी तब तक आपकी भी मजबूरी है कि इसे आप यही बोलोगे। क्लियर हुई बात? अब प्लेन एंगल क्या है? प्लेन एंगल जैसे हम लोग बात करते हैं ना, वो ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोग पढ़े थे ना, ट्रिग्नोमेट्री 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री जो बात पढ़े थे ना, साइन 30, साइन 40, साइन 90, साइन 60 जो कर रहे थे, वो क्या था? वो एंगल कौन सा था? वही हमारा प्लेन एंगल है। वही हमारा क्या है? प्लेन एंगल। और जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे पूरे 11th 12th में, उस ट्रिग्नोमेट्री का नाम ही है प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। मतलब हम एक प्लेन के ऊपर बात कर रहे हैं, मतलब उस ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करने की पहली कंडीशन यही है कि हमारा एक प्लेन डिसाइड होना चाहिए। हम जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं वो एक प्लेन में होना चाहिए। जब हम हाइट एंड डिस्टेंस में बात करते हैं तो हम एक प्लेन में बात करते हैं। यहाँ पे खड़े हो गए, एक मीनार की हाइट हमारे आंखों पर इस तरह का एंगल बना रही है, तो उससे पूरा मिला के एक प्लेन हो गया। तो सब कुछ एक प्लेन में है तभी हम बात कर सकते हैं, तो वो हमारा प्लेन एंगल था। क्लियर हुई बात बेटा? ये अब प्लेन एंगल को कैसे देखते हैं? मान लो कि हमारा जो ये बोर्ड है, जिस पर ये आपका जो स्मार्ट बोर्ड है, इस स्मार्ट बोर्ड पर हम आपको क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट ले लिए और मान लो कि इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमें एंगल देखना है तो ये हमारा जो एंगल है ये क्या है? प्लेन एंगल। ये हमारा थीटा जो क्या है? प्लेन एंगल। अगर मान लो कि इन दोनों पॉइंट से एक ऐसे सर्कल चला जा रहा है और ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है, और यहां से इस सर्कल का रेडियस आर है और ये आर्क लेंथ, ये आपका आर्क लेंथ एल है,
तो जो आपका थीटा होता है, प्लेन एंगल थीटा, ये होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। लोगों ने इसी पे आर्गुमेंट किया, वो कहा कि भाई आर्क लेंथ भी एक लेंथ है और रेडियस भी एक लेंथ है, तो लेंथ से ही तो डिराइव हुआ है थीटा, क्यों इसे हम लोग एक सप्लीमेंट्री एंगल, एक नया है उसको एक यूनिट बोले और कोई कोई एक नई फिजिकल क्वांटिटी क्यों नाम दे। हम बोले बस दो ही चीज हमारे पास रहे, एक सप्लीमेंट आपके पास एक बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी रहे और एक डिराइव्ड क्वांटिटी रहे, क्यों हम एक सप्लीमेंट्री बीच में थर्ड को ऐड करें। तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और ये चीज बोला गया कि भाई ठीक है, इसमें ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, तो कोई इसमें डायमेंशन नहीं है, तो ये आपकी क्या होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। हाँ, इसकी यूनिट होगी आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इसकी यूनिट जो होती है रेडियन होती है, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RAD बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी आपके प्लेन में कोई एंगल बन रहा है तो उस केस में उस प्लेन एंगल को हम रेडियन में काउंट करेंगे। उसी तरीके से जब मान लो आपके पास किसी सरफेस पर, जैसे आइसक्रीम का आप कोन देखो, ये आइसक्रीम का कोन, इस पॉइंट से आपके पास यहां पर सामने एक सरफेस है, ऐसा ये एक आपका एरिया है। इस एरिया को इस पॉइंट से अगर हम मिला दें ऐसे, अब देखो थोड़ा सा ऐसे अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएगा बेटा, ये एक आइसक्रीम का कोन बन जा रहा है। ये बोलो, क्या ये आइसक्रीम का कोन बन रहा है बेटा ये? यस। ठीक, अब आइसक्रीम का कोन है तो मान लो कि इस पॉइंट से अगर बात किया जाए, इस पॉइंट से देखा जाए, इस सरफेस एरिया पर कुछ ना कुछ अगर एरिया चेंज कर दो तो ये कोन आपका चेंज हो जाएगा। अगर हम मान लो इस एरिया को चेंज कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, बड़ा सा कर देते हैं ऐसे, तो आप बताओ यही आपका कोन और क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ये यहां से अगर कर दें अगर हम, तो आपका क्या हो जाएगा, ये कोन फैल जाएगा। ठीक है, पहले ये, अब ये वाली चीज हो गई, इतना बड़ा एक तरीके से एंगल हो गया, और जब आपने कोन को ऐसे कर दिया था इस पॉइंट पे तो ये एंगल था। अब आप बताओ कि कौन सा एंगल बड़ा है। जब आपका एरिया बड़ा हो गया तो उस केस में आपको एंगल थोड़ा बड़ा दिख रहा है, और ये पूरा इमेजिनेशन आपको किसमें करना पड़ेगा, 3D में करना पड़ेगा। अब कहोगे इसकी जरूरत कहां पड़ेगी हमें फिजिक्स में। बेटा आप सोचो कि आपका जैसे मान लो कि ये सन है, अगर हम अर्थ से देखें तो सन इतना छोटा हमें दिख रहा है और अर्थ हमें इतना बड़ा ऐसे दिख रहा है। जब सन से लाइट आती है तो अर्थ के इस पार्ट पर यहां से और लेके यहां से ऐसे पड़ती है, और ये इतने एरिया पर पूरा इतने पोर्शन पे, अर्थ के इस वाले पोर्शन पे जो आपका ये है सेमी स्फेरिकल जो सरफेस है, वहां पर लाइट आती है और पीछे वाले सरफेस पे लाइट नहीं आती है। तो यहाँ पे नाइट होता है, यहाँ डे होता है। तो भाई आप बताओ पूरे इस पर आएगी तो सन से लाइट का इस अर्थ के इस पार्ट पर क्या बन रहा है, कोन ही तो बन रहा है। क्या सन की पूरी लाइट हमारी अर्थ लेती है? नहीं बेटा, ये कुछ पार्ट ले रही है। यही आपका, अगर ये एंगल आपने दिखाई पता कर लिया कि कितने एंगल पर लाइट आपको, मतलब 3D में कितने एंगल पर लाइट दे रहा है, तो उससे आपको सन की अगर रेडियस मालूम है, सन का अगर डाया मालूम है, तो सन से कितना रेडिएशंस निकल रहा है। और भी तो भाई सन से इधर भी तो रेडिएशंस जा रहे हैं लाइट के, तो वो हमको तो मिल नहीं रहा है, हमको तो केवल यही मिल रहा है ना। और सन से और भी जो प्लेनेट है सब पे अलग अलग पोजीशन है, तो अलग अलग जगहों पे मिल रहा है। अब ये वाला प्लेनेट सर से इतनी दूर पे है, दूसरा प्लेनेट सन से यहाँ पे है, तो वो इस पर ऐसे दे रहा है, केवल इतना ही मिल रहा है। ये वाला एंगल मिल रहा होगा, इसके इस पोर्शन पर केवल लाइट आ रही है, पीछे वाले को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको सॉलिड एंगल का कंसेप्ट समझना होता है। और सॉलिड एंगल कंसेप्ट हम 12th में जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे
तब हमें सॉलिड एंगल को और डिटेल में, मतलब वहां पर और हमें थोड़ा सा इसके बारे में बात करनी होगी, लेकिन मेन जो कंसेप्ट है वो यही है। अब देखो, सॉलिड एंगल का सिंबल होता है ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू होती है जो ये वाला आपका एरिया है डेल्टा एस अपॉन इसका यहां से जो डिस्टेंस है, अगर वो आर है तो हम इसको लिखेंगे आर स्क्वायर। अच्छा, डेल्टा एस एरिया है, इसकी भी यूनिट क्या होगी, लेंथ के स्क्वायर से मिलेगा, और रेडियस भी लेंथ का स्क्वायर है, तो ये भी तो आपका डायमेंशन लेस हुआ। डायमेंशन लेस, और इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन, और शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, एस आर। ठीक है, तो ये आपका सॉलिड एंगल है। और आप देखो कि एरिया बढ़ा दो, आपने एरिया बढ़ा दिया तो ये कोण फैल गया ना, पहले कोण ऐसे था, अब ये कोण क्या हो गया, फैल के ऐसे हो गया। पहले कोण ऐसे था, फैल के ऐसे हो गया। जितना एरिया बढ़ाते जाओगे उतना ही कोण क्या होता जाएगा, फैलता जाएगा। ये सब चीजें हमारे घर में, एक छोटा सा बल्ब लगा दो छत के ऊपर सीलिंग पे, और उसके बाद किसी पर्टिकुलर एरिया पे आपको देखना है कि उस लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, कितने फोटॉन्स वहां पर डाल रहा है वो, तो उस केस में आपको वो तो एक पॉइंट की तरह ट्रीट करने लगे। और यहाँ पर आपके पास जब आएंगे तो सॉलिड एंगल एक कोण के फॉर्म में ही तो उस एरिया को लाइट देगा वो। जैसे मान लो कि ये एक लाइट सोर्स है, ये आपका एक लाइट सोर्स है, तो लाइट तो एक कोण के फॉर्म में ही तो इस इतने एरिया पर, इस कोण के अंदर ये चल रहा है, देखो, और इस वाले एरिया पर वो इस कोण के साथ चल रहा है। ये क्लियर हुई बात बेटा? ये बोलिए। यस। ठीक है, तो ये आपका है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का कंसेप्ट। ठीक है, तो अगर आप आर की वैल्यू को आगे पीछे कर दो तब भी चेंज होगा ओमेगा, अगर आर की वैल्यू को कम कर दो तो आपका ये देखो सरफेस जो है वो सरफेस वही रखो, आर की वैल्यू को कम कर दो तो ये अब यहां पहुंच जाएगा, यही वाला पोर्शन यहां पहुंच जाएगा। अब देखो यहां पहुंच जाएगा, और जब यहां पहुंच जाएगा तो इसको इतने से ऐसे कवर करना पड़ेगा इसे, तो ये एंगल और नहीं बड़ा हो गया ये। अगर दूर कर दो तो ये एंगल छोटा होता जाएगा। ठीक, तो ये कंसेप्ट आपको कई ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जहां पर आप इस कंसेप्ट को समझ लो और कैसे हमें इसे यूज करना है, जहां पर आपको एक मान लो कि एक लाइट सोर्स है और उससे आपके एक सरफेस पर फोटॉन्स गिर रहे हैं, और फोटॉन्स गिर रहे हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, तो उस केस में हमें सॉलिड एंगल के बारे में बात करना होता है। और चाहे सॉलिड एंगल हो चाहे प्लेन एंगल हो, वो डायमेंशन लेस होते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका एक पॉइंट किसी लाइन से ऐसे क्लोज है, तो इस पॉइंट पर कितना प्लेन एंगल बनेगा, वो होता है 2 पाई रेडियन के बराबर। अब ये पॉइंट यहां हो उस लाइन के अंदर कहीं पर भी हो, हर एक पॉइंट पर एंगल क्या बनेगा, 2 पाई। और अगर इसको हम लिखते हैं 2 पाई, यहाँ पे अंदर लिखते हैं 2 पाई रेडियन। अब बाहर के पॉइंट पर कोई है, बाहर के पॉइंट पर अगर देखा जाए तो इस क्लोज लाइन की वजह से बाहर के पॉइंट पर कितना होगा, 0 रेडियन। इस क्लोज लाइन के वजह से बाहर के किसी पॉइंट पर कितना होगा, 0 रेडियन। अंदर के पॉइंट पर क्या होगा, 2 पाई रेडियन। सेम उसी तरह से अगर आपके पास कोई कर्व है, ये कर्व मतलब एक आपके पास क्लोज्ड कर्व है, वॉल्यूम टाइप का है, और उसके अंदर कोई पॉइंट ले लो, कहीं पर भी ले लो, यहां 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 कहीं पर ले लो, तो इसके अंदर आपका क्या बनेगा, 4 पाई स्टेरेडियन आपका होगा। और बाहर के किसी पॉइंट पर देखोगे तो 0 स्टेरेडियन। तो अगर पॉइंट आपका आउटसाइड द क्लोज्ड कर्व है तो वहां पर सॉलिड एंगल 0 स्टेरेडियन होगा, और पॉइंट अगर इनसाइड द क्लोज्ड कर्व है तो वहां पर आपका जो सॉलिड एंगल होगा पाई रेडियन होता है। मतलब एक पॉइंट पर चारों डायमेंशन, हर डायमेंशन से जो एक स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर पर कितना एंगल बना है, तो वो आपका क्या होता है, 4 पाई स्टेरेडियन।
अब कहोगे सर कैसे इसको देखा जाए, तो देख लो, अगर मान लो कि आप इस पॉइंट को एक सर्कल से क्लोज कर दो, तो सर्कल पे आर्क लेंथ कितनी हो गई 2 पाई आर, और डिवाइड बाय रेडियस है आर, आर से आर कैंसिल, क्या बना 2 पाई तो बचा। और अगर हम देखें एक स्फीयर के अंदर ये पॉइंट है ये, तो एक स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस क्या है इसका आर, तो आर का स्क्वायर, क्योंकि देखो डेल्टा एस की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई स्टेरेडियन आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा ये? यस सर। ठीक, तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे, और अगली क्लास जो होगी इसमें हम थोड़ा एसआई प्रीफिक्सेस के बारे में पहले बात करेंगे, और इसके बाद हम लोग आएंगे डायमेंशनल एनालिसिस पे। ठीक है, एसआई प्रीफिक्सेस क्या होते हैं अगली क्लास में इस पे डिस्कस करेंगे, और कल संडे है, कल क्लास रहेगी,